स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डिस्प्ले पर। आज हम इस चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं और चैनल में स्टार्टिंग करेंगे हम इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से स्टार्टिंग करेंगे। और इसमें जितने भी हमारे पॉलिटी के टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, उन सारे टॉपिकों को हम बढ़िया तरीके से कवर कराएंगे। और अगर कोई भी टॉपिक मान लो एक वीडियो में नहीं आता है तब उसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन कोई भी वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबी हम नहीं रखेंगे। और आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी, एक क्लास होगी अपनी। और किसी कारणवश अगर क्लास नहीं हो पाती किसी दिन, तो संडे को या किसी दिन छुट्टी वाले दिन हम 2 वीडियो आपको दे देंगे। और साथ साथ में हमने एक तरीका और भी लगाया है कि जैसे आज हमने थ्योरी की क्लास पूरी करा ली और तुरंत इसके थोड़ी देर के ही बाद एक हम क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो आपको बना के देंगे, जिसमें आप क्वेश्चन लगा के देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भेस बदल के, अपना रूप बदल के आपको परेशान करने की कोशिश करी जाएगी, तो उन क्वेश्चनों को भी आप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब आप ये थ्योरी वाली वीडियो देख लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान सभा। और संविधान सभा के बारे में आज हम समझेंगे और संविधान सभा के बारे में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संविधान सभा क्या है। सबसे पहला टॉपिक अपना होगा संविधान सभा के बारे में। दूसरी हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग किन किन लोगों ने करी और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे उनकी मांग हुई। तो दूसरी बात होगी हमारी संविधान सभा की मांग की। तीसरी बात हम ये करेंगे कि हमारी संविधान सभा की जो मांग होने के बाद संविधान सभा बनी तो उसका गठन किस रूप में होगा। तो संविधान सभा के हम गठन की बात करेंगे, कैसे कैसे उसका गठन होगा, उसमें कैसे लोग होंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर संविधान सभा के अंदर जो लोग हैं उनका चुनाव कैसे हुआ है, कहाँ से वो लोग लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनके चुनावों का आधार क्या है और जो चुने गए हैं ये लोग, इनका बेस क्या है, किस आधार पर इनको चुना गया है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इनको किन लोगों ने चुना है। उसके बाद हम ये देखेंगे संविधान सभा में अपने राजनीतिक आंकड़े देखेंगे कि किस राजनीतिक पार्टी से कितने लोग चुने गए थे। उसके बाद हम धार्मिक आंकड़े भी देखेंगे कि किस धर्म के लोग हमारी संविधान सभा में कितने थे। साथ में हम महिलाओं को भी देखेंगे कि हमारी संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थीं। ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसी बीच भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा 15 अगस्त 1947 को, जब हम आज़ाद होंगे। तो उसके बाद स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा होगी, क्या पाकिस्तान बनने के बाद में क्या हमारी संविधान सभा पर कोई असर होगा, उस असर को भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा संविधान कब बना, कैसे बैठकें हुई, उन बैठकों में किन लोगों ने बहिष्कार करा, किन लोगों ने बहिष्कार नहीं करा, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमने जो आपके सामने देख रहे हैं, ये सारे एक एक 1 बाई 1 करके हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग की, कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी। तो संविधान सभा की मांग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये संविधान सभा की मांग क्यों कर रहे हैं और संविधान क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने घर के मालिक हो, मुखिया हो, तो आप अपने घर में कोई ना कोई एक कानून, एक नियम चलाओगे। आपने देखा होगा किसी घर में कोई कानून चलते हैं, किसी घर में कोई नियम होते हैं, घरेलू नियम जो होते हैं। किसी घर में सुबह 8 बजे लोग उठते हैं सो के, तो किसी घर में सुबह 5 बजे भी लोग उठ जाते हैं। तो हम ये क्या होते हैं, घरों को चलाने के लिए भी एक नियम चाहिए होते हैं। तो जब ये घर चलाने के लिए नियम की ज़रूरत है, तो क्या देश चलाने के लिए हमें कोई नियम और कानून की ज़रूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसी नियम और कानून को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए हमें एक सभा की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी सभा का नाम संविधान सभा है और उसी संविधान सभा के बारे में आज हम आपको विशेष और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संविधान सभा की मांग किसने करी। तो सबसे पहले मांग की अगर बात करी जाएगी तो सबसे पहले मांग करी है 1895 में। 1895 में मांग करी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। तो 1895 में संविधान सभा की जो मांग करी है वो करी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते ही हैं, ये गर्म दल के नेता हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं चलेगी, बस जिस पर अपनी बात चलेगी उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद बहुत लोगों ने मांग करी है, लेकिन हम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 1922 में
1922 में संविधान सभा की जो मांग करी है ये करी है महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने ये जो मांग करी थी ये कहाँ से करी थी और कैसे करी थी। तो महात्मा गांधी ने एक यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका थी, उसके जरिए से संविधान सभा की मांग करी थी। तो यंग इंडिया पत्रिका, ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलें। और जो हम बोर्ड पे ये लिखा रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो हम बोल रहे हैं मौखिक रूप से आप उसको भी नोट कर लिया करें। वो चीज़ें जो आपको नहीं पता है या आपको महसूस हुआ कि ये हमने नहीं पढ़ी है, ये नई चीज़ है, तो हम उसको नोट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे 1934 की मांग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मांग है। 1934 में जो मांग करी है ये करी है M.N. रॉय ने, M.N. रॉय ने। और ये जो M.N. रॉय ने मांग करी है इसको औपचारिक मांग कहा जाता है, ऑफिशियल मांग है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो पहली औपचारिक जो मांग करी है वो करी है M.N. रॉय ने। उसके बाद अगली मांग हुई है 1938 में, और 1938 में मांग करी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो 1938 की मांग है, इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के ही गुलाम हैं। तो अंग्रेज़ों ने इसको मांग को स्वीकार कर लिया, और इसी मांग को स्वीकार करने के बाद में इसी का आगे चल के नाम अगस्त प्रस्ताव के रूप में इसको माना गया। तो ये अगस्त प्रस्ताव के रूप में मानी, स्वीकार करने वाली मांग है, अगस्त प्रस्ताव आया। उसके बाद क्या होता है 1942 में, 1942 में एक क्रिप्स मिशन आता है भारत में, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष हैं वो स्टैफर्ड क्रिप्स हैं, और इनके द्वारा एक मिशन भारत में आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। और इसमें ये बताया कि हम संविधान सभा की आपकी जो मांग है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें ये बात बताई गई थी कि जो संविधान सभा की मांग है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में काम करेगी, यानी संविधान सभा चलेगी। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की बात चली तो इस बात को, द्वितीय विश्व युद्ध की बात को यहाँ पे मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने और लोगों ने सब इसको बहिष्कार कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं, अभी क्यों नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसका कोई पता नहीं है कब ख़त्म हो कब ख़त्म नहीं हो, तो इसलिए इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। अब ये सारे काम होने के बाद में अब क्या होता है कि एक जो ब्रिटिश लोग हैं उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो एक मिशन बनाते हैं, और उस मिशन का नाम रखा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें जितने भी लोग हैं वो कैबिनेट के मंत्री हैं। अब आगे आता है कैबिनेट मिशन, ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ आप नोट करते चलेंगे। कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और जैसे ही ये 1946 में आया, इसमें 3 लोग हैं, आप इनको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से इनके सदस्य भी पूछ लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो पैथिक लॉरेंस हैं जो कि ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं, पैथिक लॉरेंस। और दूसरे जो हैं वो हैं ए.बी. अलेक्जेंडर, और जो तीसरे हैं वो हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि अभी क्रिप्स मिशन लेकर आए हैं। तो ये 3 लोगों के द्वारा एक मिशन आया, स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक, तो ये 3 लोग हैं, इसमें ये जो हैं ये अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन बहुत आता है कि जो कैबिनेट मिशन थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हैं पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ पे अब कैबिनेट मिशन आया है और उन्होंने बताया कि ठीक है, आप अपनी संविधान सभा को बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। अब जो कैबिनेट मिशन है ये भारत देखते हैं कब आएगा और कब अपनी ये रिपोर्ट को जारी करेगा। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो है 24 मार्च 1946 को भारत में आते हैं और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट देते हैं। अब क्या रिपोर्ट देते हैं? ये बताते हैं कि ठीक है, आप लोग अपनी संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ये निकलता है कि जो संविधान सभा का गठन है वो किस योजना के आधार पर करा गया या किस योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया? तो आपका जवाब होना चाहिए कैबिनेट मिशन
योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो हमारी संविधान सभा बनेगी, इसके अंदर कितने लोग होंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये बन गई भाई अपनी संविधान सभा, और संविधान सभा में देखेंगे कितने टोटल लोग हैं। तो संविधान सभा के अंदर टोटल लोग रखे गए हैं 389। ठीक, टोटल 389 लोग हैं। और ये 389 लोग क्यों रखे गए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 389 एकदम ये कहाँ से नंबर आए हमारे पास। तो अपने उस समय 1947-46 में जब ये संविधान सभा बन रही थी, तो जो भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत में ये बात तय हुई थी कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को लिया जाएगा। तो लगभग 40 करोड़ थी, तो 389 हमारे टोटल मेंबर बने। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक, ठीक, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को लेना है। अब ये 389 लोग कैसे कैसे लिए जाएंगे, देखें ध्यान से। इस 389 में 3 हिस्से करे जाते हैं, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं समझे ज़रा। सबसे पहला होगा हमारे पास ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये है कि जो पहले अपने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप मान लो अपने जो प्रदेश चल रहे हैं, राज्य हैं ये, तो ये ब्रिटिश प्रांत का पहला हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा हुआ है कमिश्नरी क्षेत्र का, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक, अब ये कमिश्नरी क्षेत्र क्या है, आप ऐसे मान सकते हो जैसे आज के केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरे क्या हैं, ये हैं देसी रियासतें। देसी रियासत हमारे भारत में छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थीं, और उन रियासतों को भी संविधान सभा में सीटों को दिया गया था। तो हमारी संविधान सभा के जो 389 लोग हैं वो 3 हिस्सों में टूटे हुए हैं। कितने कितने हैं देखें ध्यान से। 292 जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, वो तो ब्रिटिश प्रांत से आपके लिए जाना है, तो यहाँ नंबर आएगा 292। 4 व्यक्ति कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाने हैं, तो यहाँ नंबर आएगा 4। और देसी रियासतों से लिए जाने हैं 793, तो यहाँ नंबर आएगा अपने पास 93। ठीक, ये तो हुआ बंटवारा कि कितने लोग कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों को कौन देगा, क्या इनका आधार होगा, कैसे सेलेक्ट होंगे, कैसे चुने जाएंगे। तो ये जो देसी रियासतों के लोग हैं 93, इन लोगों से जो देसी रियासतों के उस समय मुखिया थे, मालिक थे, जो राजा थे, उनको पास छूट थी कि भाई आप अपनी मर्जी से, या तो आप खुद चले जाओ अपनी तरफ से, और नहीं तो आप अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को मनोनीत करके भेज सकते हो, सेलेक्ट करके भेज सकते हो। तो ये जो 93 लोग थे, इन लोगों को कोई भी चुनाव नहीं हुआ था, इनको मनोनीत किया गया था, इनको मनोनीत किया गया था। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये तो हो गया भाई मनोनीत। मनोनीत का मतलब इनका अब चुनाव नहीं होना है, ये देसी रियासत के मुखिया और मालिक समझें कि हमें किसको भेजना है या हमें खुद जाना है, तो इनकी टेंशन इनके सर हो गई। अब ये जो 2 लोग बचे हुए हैं, एक कमिश्नरी वाले लोग और ब्रिटिश प्रांत वाले लोग, इनका होगा चुनाव। तो इन लोगों को भाई चुना है, तो इनका भी चुनाव है। अच्छा, चुनाव जब होना है तो चुनाव होगा कैसे, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर चुनाव है तो कैसा चुनाव है, तो इनका जो चुनाव है वो होगा अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में हम बात कर लें कि ये प्रत्यक्ष चुनाव क्या है और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है। आपने देखा होगा कि अपने गांव में, नगर पालिका में आपने प्रधानी में वोट डाले होंगे, नगर पंचायत में वोट डाले होंगे, नगर पालिका, नगर निगम, विधानसभा में विधायकी के वोट डाले होंगे आपने, और लोकसभा में लोकसभा सांसद के वोट डाले होंगे। क्या आपने कभी आज तक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला है? आप बोलोगे नहीं डाला है। तो अब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है लेकिन आपने वोट नहीं डाला है। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव होना है और राष्ट्रपति के चुनाव में आपने वोट नहीं डाला, तो कौन लोग हैं जो वोट डाल कर आते हैं? तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, जैसे विधानसभा के लोग हो गए, लोकसभा के लोग हो गए, राज्यसभा के लोग हो गए, ये लोग वोट डालते हैं। तो जिन चुनावों के अंदर चुने हुए लोग किसी को चुनते हैं तो वो चुनाव कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। और जिस चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट डालती है लाइन लगा के, उस चुनाव को हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो उम्मीद करते हैं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपकी समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे कैसा चुनाव हो रहा है? अप्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष चुनाव हमने आपको बताया है कि इसमें वो लोग वोट डालते हैं जो जनता के चुने हुए लोग होते हैं। तो जब जनता के चुने हुए लोग हैं तो वो लोग कौन हैं?
जिन लोगों ने इनको चुना, तो जो चुने हुए लोग हैं वो हैं विधानमंडलों के सदस्य। तो विधानमंडल के सदस्यों ने इनको चुना है और इन लोगों का चुनाव हुआ है विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए है क्योंकि ये लोग पहले से ही चुने हुए हैं, और जो लोग पहले से चुने हुए हैं इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष चुनाव का नाम देंगे। ठीक, दूसरी बात क्या है, अब इसमें अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं भाई, सारी पार्टियां, मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी लड़ेगी और फिर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है वो लड़ेगी, और उसके साथ साथ में और भी अन्य जो पार्टियां हैं अभी देखेंगे हम, पार्टी वाइज इनका ब्यौरा देखेंगे कि किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, धार्मिक आंकड़े भी हम देखेंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो कमिश्नरी क्षेत्र हैं ये 4, ये लोग कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो पहले इन कमिश्नरी क्षेत्रों को हम रपटा दें यहाँ से। तो कमिश्नरी क्षेत्र हमारे पास हैं, एक तो अजमेर है जो कि राजस्थान में है, आपको पता है, और दूसरा पार्ट होगा इसके अंदर बलूचिस्तान का। अब बलूचिस्तान अपने यहाँ नहीं है, ये पाकिस्तान के हिस्से में है। और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा कुर्ग का, और जो कुर्ग है ये कर्नाटक में है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कर्नाटक। और चौथा पार्ट जो होगा वो होगा दिल्ली, दिल्ली भारत का दिल वालों की दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो 4 इसमें कमिश्नरी क्षेत्र हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, और C फॉर कुर्ग, और D फॉर दिल्ली। ABCD इसके अंदर 4 लोग हैं। तो हमने यहाँ तक देखा कि हमारी संविधान सभा में 389 लोग होंगे, उसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 लोग और 4 लोग कमिश्नरी, और इन दोनों का मिला के चुनाव होगा। तो 296 सीटों पर अभी हमारे पास चुनाव होना है। जो 93 लोग बचे हैं ये देसी रियासतों के मुखिया जाने, मालिक जाने, राजा जाने कि किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है, या हमें खुद जाना है। तो हमने अभी तक यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत में ये सारी चीज़ें कर ली। अब इनका चुनाव होता है, तो इनका चुनाव होता है जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त 1946 में इस संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, 1946 में, ध्यान रखेंगे। तो इस चुनाव के अंदर किस पार्टी को कितने मेंबर जीतते हैं और कितनी कितनी सीटें मिलती हैं, ये एक बार राजनीतिक पूरा आंकड़ा यहाँ पे देखेंगे। तो राजनीतिक आंकड़ा क्या है, अभी चुनाव अपना होना है कितने पे, 296 सीटों पे। और 296 सीटों पर हम ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के निकल के आएगी और कौन सी पार्टी सबसे छोटी पार्टी निकल के आएगी, और किस राजनीतिक पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से हर चीज़ चल रही है, स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा ध्यान से समझें, देखें, और मेरे हिसाब से तो आप इसके नोट्स बना लें बढ़िया करके, ताकि रिवीजन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम आपको बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि आज हमने कुछ पढ़ा दिया और कल कुछ और पढ़ा दिया। हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही चलेंगे, इसके अंदर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी। और इसके जस्ट बाद आपको एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिलेगी जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन लगभग होंगे, और उन क्वेश्चनों को आप करके देखेंगे कि आपके कितने आंसर इसके अंदर सही जा रहे हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक पार्टी। देखें राजनीतिक पार्टी, भाई चुनाव हो रहा है 292 और प्लस में 4। ठीक, इसको अलग अलग लिखने का मकसद यही है कि इसके अंदर 4 कमिश्नरी भी हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिलेंगी वो मिलेंगी 208 सीटें। नंबर 2 पे जो पार्टी आएगी वो आएगी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को जो पार्टी में सीटें मिलेंगी टोटल ये मिलेंगी 73। ठीक, इसके बाद में जो स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र का मतलब निर्दलीय, यानी जिनका कोई दल नहीं है, तो इनको मिलेंगी 8 सीटें। निर्दलीय जो लोग होंगे ये होंगे 8। इसके बाद जो 7 सीटें मिलेंगी अन्य दल, अन्य 7 दल हैं, और हर दल को एक एक सीट मिलेगी, एक एक सीट। तो 1 × 7 हम लिख दे रहे हैं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो सबसे बड़ी जो पार्टी निकल कर आएगी वो आएगी कांग्रेस, इसको 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और जिनकी कोई पार्टी नहीं, जिनका कोई दल नहीं, निर्दलीय हैं, आज़ाद हैं, उनको 8 सीटें। और जो 7 दल और हैं, एक एक दल, आप उनको एक दल को एक एक पार्टी मिलेगी। तो एक सीट है और 7 पार्टियाँ हैं, तो 7 सीटें यहाँ से निकलेंगी। टोटल आप जोड़ कर देखेंगे तो ये नंबर बनेगा 296। अब हम इसके अंदर ही देखेंगे कि इसमें क्या धार्मिक आंकड़े क्या थे, किस किस धर्म को कितनी कितनी सीटें मिलती हैं।
सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कौन सी चीज़ उठाकर कब आपके सीने पर रख के पटक दे, तो हर चीज़ का हमारे पास जवाब होना चाहिए। बिल्कुल आप आराम से देखें, धैर्य के साथ में देखें ध्यान से। तो सबसे जो धार्मिक आंकड़े हम देखेंगे इसके अंदर, ये भी चुनाव की हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे, धार्मिक आंकड़े। अब धार्मिक आंकड़े हम देखेंगे कि किस धर्म को कितनी सीटें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिंदू। तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं इनको सीटें मिलती हैं, एक को सीटें मिलती हैं 163, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म को सीटें मिलती हैं टोटल 80 सीटें। ठीक, उसके बाद अनुसूचित जाति के जो लोग हैं इनको सीटें मिलती हैं अनुसूचित जाति, तो इनको सीटें मिलती हैं 31। उसके बाद भारतीय ईसाई जो हैं, भारतीय ईसाई, इनको सीटें मिलती हैं 6। और फिर देखेंगे सिख, इनको सीटें मिलती हैं 4। और पिछड़ी जनजाति हैं, इनको सीटें मिलती हैं 6। पिछड़ी जनजाति, इनको सीटें मिलती हैं 6। और जो एग्लो इंडियन हैं इनको सीटें मिलेंगी 3। एग्लो इंडियन के बारे में आप जानते ही हैं, इनको 3, और एक धर्म है पारसी धर्म, तो इनको सीटें मिलती हैं 3। अगर आप इनको जोड़ कर देख लें 163, 80, 31, 6, 4, 6, 3, 3, तो टोटल मिला के ये हो जाएंगी 296, क्योंकि हमें जो आंकड़ा है उन्हीं का देखने हैं जिनके चुनाव हुए हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हिंदू, फिर मुस्लिम, अनुसूचित 31, ईसाई 6, सिख 4, पिछड़ी जनजाति 6, एग्लो इंडियन 3 और पारसी 3, टोटल मिलाकर अपने पास हो गए 296। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें जो वर्गीकरण करा गया था वो कैसे हुआ था। तो जो वर्गीकरण हुआ है संविधान सभा का, वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर बिल्कुल नहीं हुआ है, ना ही सिख ईसाई। तो इनका जो वर्गीकरण था इसमें मात्र 3 हिस्से करे गए थे। एक साधारण रखा गया था, और दूसरे रखे गए थे इसके अंदर मुस्लिम, और तीसरे रखे गए थे इसके अंदर सिख। ठीक, तो ये 3 तरीके से इसका वर्गीकरण था, यानी मुस्लिम और सिख अलग कर दी, बाकी जो लोग बचे हिंदू वो सब जनरल के अंदर चले गए। जी अनुसूचित वाले भी इसी के अंदर, सारे लोग इसी के। तो इन 3 तरीकों से संविधान सभा का वर्गीकरण हुआ है। तो ये हमने देख लिया धार्मिक आंकड़े इसके क्या क्या थे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब जो है हम देखेंगे कि संविधान सभा जो है पाकिस्तान बनने के बाद में हमारे भारत की संविधान सभा पे क्या असर आया। तो भारत पाक विभाजन के बाद में संविधान सभा कैसी हो गई, देखें ध्यान से। भारत पाक विभाजन, जब ये बंटवारा हो जाता है उसके बाद क्या हमारी संविधान सभा पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल देखते हैं। तो अब संविधान सभा हुई है बंटवारे के बाद की। अब देखेंगे हमारी संविधान सभा में कितने लोग हैं। तो अभी हमने देखे कि 389 लोग थे, लेकिन जब पाकिस्तान बट गया, अलग एक देश बन चुका है, अब हमारे यहाँ पे टोटल लोग रह गए 299। और 299 में फिर वही 3 हिस्से हैं, और उन 3 हिस्सों में क्या क्या कहानी है देखा जरा। ब्रिटिश प्रांत अपने यहाँ आ जाएंगे पहले से ही, बंटवारा वैसा ही होना है जैसे था, लेकिन इसमें अब सीटें कम होंगी। तो ये हो गए ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा हमारे पास होगा कमिश्नरी, और तीसरा अपने पास वही देसी रियासत। ठीक, देसी रियासत। तो अभी आपने देखा था कि हमारे यहाँ पे जो देसी रियासतें थीं वो कितनी थीं, 93, लेकिन अब ये घटकर कितनी बची हैं, 70 बची हैं। तो ये अपने पास नंबर आया देसी रियासत का 70। कमिश्नरी अभी सबसे थोड़ी देर पहले 4 थे, लेकिन अब यहाँ पे कमिश्नरी 4 नहीं है, बल्कि 4 की जगह कितने बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं। तो 70 और 3 93 हो गए, 299 अपनों को करना है, तो आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ बचेगा अपने पास 226। तो पाकिस्तान बंटने के बाद में ये नंबर हमारे पास ये रह गए। थोड़ी देर के लिए इसको लिख लें, ये पहले कितने थे, ये थे अपने पास 292, और ये पहले कितने थे, ये थे 4, और ये पहले कितने थे, 93। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नंबर हमारे पास कम हो गए। तो भारत पाकिस्तान बंटने के बाद हमारी संविधान सभा कितनी रह गई है, 299। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा भारत पाकिस्तान बंटने के बाद में क्या कहानी थी। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर कि हमारी अब संविधान सभा बन गई है। अब संविधान सभा के बाद हम देखेंगे इसमें काम इसने अपना कब कब शुरू करा है।
और कैसे कैसे काम हुआ और कौन कौन किस व्यक्ति को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे कि हमारी संविधान सभा ने काम अपना कब शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस संविधान सभा के अंदर महिलाओं का भी योगदान है। तो जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो महिलाओं की संख्या है, टोटल महिला कितनी है? 15। ठीक, महिलाओं की जो संख्या है वो है 15। और इस 15 संख्या में आपसे पूछा जाए कि कौन कौन थे, तो नाम लिस्ट आपको ये सामने दिख रही है, आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें एक मुस्लिम महिला है बेगम एजाज रसूल, इनको आप ध्यान रखेंगे। और एक राजकुमारी अमृत कौर हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर। और ये राजकुमारी अमृत कौर जो हैं स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री हैं, पहली महिला मंत्री बनेंगी कैबिनेट के अंदर। और भी हैं, सरोजनी नायडू हैं, तो सरोजनी नायडू। अब ये सरोजनी नायडू कौन है? ये किसी भी राज्य के बनने वाली पहली महिला राज्यपाल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बेगम एजाज रसूल आपको पूछा जाए कहाँ से थी, तो ये संयुक्त प्रांत से थी, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। राजकुमारी अमृत कौर ये मध्य प्रांत से थी। और सरोजनी नायडू अगर पूछा जाए तो ये बिहार से थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसको ध्यान रखेंगे। महिलाओं का भी हमारे संविधान के अंदर योगदान है, तो इनको भी हम भुला नहीं सकते। अब देखेंगे हम संविधान सभा ने हमारा कब काम करना शुरू करा और कैसे कैसे किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी मिली, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमारी जो संविधान सभा है इसने काम शुरू करा है अपना, पहली बैठक जो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ये होती है पहली बैठक। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पहली बैठक जब हुई थी तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो पहली बैठक है इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष कौन है इसके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन बहुत आता है। और ये डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा हैं ये कैसे अध्यक्ष हैं? स्थायी अध्यक्ष हैं या फिर अस्थायी अध्यक्ष हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अध्यक्ष बने हैं, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, स्थायी अध्यक्ष नहीं है। अब अस्थायी का मतलब ये है कि इनके बाद अभी अध्यक्ष बनाया जाएगा, अभी ये अध्यक्ष नहीं है। तो केवल और केवल उस सभा के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष हैं, तो आप बताएंगे कि अस्थायी अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना? भाई 389 और ये चुनकर गए थे लगभग 296 लोग, इनमें से किसी को हम बना लेते, लेकिन उस समय इनको इसलिए बनाया गया क्योंकि इनकी जो एज थी, आयु थी, वो सबसे ज़्यादा थी। तो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे उस संविधान सभा के अंदर, इसलिए इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति को और अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये प्रक्रिया, ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी है? तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ये फ्रांस से हमने इसको सीखा है। ठीक, अब बात हो चुकी है 9 दिसंबर की। अगली बात आएगी दूसरा दिन जब होगा, तो बात आ रही है 11 दिसंबर 1946 की। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, तो ये स्थायी अध्यक्ष बने। आगे चलते हैं। अगली बात आती है हमारी 13 दिसंबर 1946 की। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लाते हैं और जिस प्रस्ताव का नाम रखा है उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव से आगे चल के इसी का नाम बदल के हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो इसी का नाम आगे चल के बदला जाएगा। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के उद्देश्य का बनेगा। तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक होती है। क्वेश्चन आता है कि पहली बैठक हुई कहाँ है, तो हमें बताना है दिल्ली में। कहाँ हुई है भाई? दिल्ली में। पूछा जाए दिल्ली में कहाँ, तो आप बोलोगे संसद भवन।
तो दिल्ली में आप बोलोगे संसद भवन, लेकिन आप तो कहोगे कि संसद दो हैं, कौन सी वाली, नई या पुरानी? तो नई वाली तो भाई अभी बनी है, जाहिर सी बात है पुरानी वाली संसद भवन में ही इसको बनाया गया है। तो जिसका संसद अब जो इसका नाम कर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया है संविधान भवन। ठीक, तो अपने यहाँ जो नई संसद अब बन गई वो तो संसद है, लेकिन इसका नाम कर दिया गया है जो पुरानी वाली है संविधान भवन। संविधान भवन के कहाँ पे? तो बोलोगे केंद्रीय कक्ष में। ठीक, केंद्रीय कक्ष में। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली संसद, जिसका नाम अब संविधान भवन है, केंद्रीय कक्ष में इसकी बैठक होती है। सारी बैठकें यही होंगी। क्वेश्चन में घुमा घुमा के बातें आपसे पूछी जाती हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, कल को पूछ लेंगे संविधान सभा की दूसरी कहाँ हुई। जितनी बैठक हुई हैं सारी बैठक यहीं हुई हैं। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। क्यों, इसकी अब वजह समझेंगे। तो ये आगे जो डेट आएगी अपने पास वो आएगी 22 जनवरी, ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1947, क्योंकि अब साल बदल चुका है। यहाँ क्या होगा, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होगा। तो क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, पूरा बहुमत है, तो हमने इतने दिन क्यों लगा लिए? क्या ये प्रस्ताव इतना लंबा था या फिर इसमें कोई और वजह थी? तो इसमें इतना टाइम लगने की वजह ये थी कि 13 दिसंबर 1946 को आया हुआ प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को जाकर पारित होता है। इसमें वजह मेन ये थी कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, बहिष्कार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग को मनाने के लिए इतना टाइम लग गया, क्योंकि संविधान सभा के जितने भी लोग थे इन्होंने ये सोचा था कि हर चीज़ पर वोटिंग नहीं करना है, बल्कि सहमति के आधार पर हर चीज़ को लेकर आना है। तो यहीं पे एक विंस्टन चर्चिल नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा एक इनकी ऐसी सभा है जिसकी दुल्हन गायब है, और यहाँ पे जो दुल्हन बताया गया है ये बताया गया है मुस्लिम लीग को। और यही विंस्टन चर्चिल इन महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर भी कहा है। तो इस सारी चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और 22 जनवरी के बाद डेट आती है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को क्या होता है ध्यान से समझें। 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं पहले, और पहले उपाध्यक्ष कौन है ध्यान से समझें। तो पहले उपाध्यक्ष हैं H.C. मुखर्जी। अगर पहले उपाध्यक्ष की बात हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई उपाध्यक्ष एक और भी हैं। तो दूसरे उपाध्यक्ष कौन है? तो दूसरे उपाध्यक्ष बनेंगे 16 जुलाई 1947 को, और ये दूसरे उपाध्यक्ष होंगे। और दूसरे उपाध्यक्ष कौन हैं? V.T. कृष्णामाचारी। तो हमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अंदर एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष हैं, और 2 उपाध्यक्ष अलग अलग बने हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब हमें एक चीज़ और छोटी सी ध्यान रखनी है कि अध्यक्ष के साथ साथ में एक बात और ध्यान रखनी है कि पहले इस चीज़ को निपटाते हैं। 22 जुलाई को और ले लें ज़रा, 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। किसको अपनाया है? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तब आप बताएंगे कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अब हम आज़ाद हो जाएंगे, और आज़ाद होने के बाद में 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या बदलाव होंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। और सब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन करते रहें, नोट्स बना लें बढ़िया करके, ताकि कभी भी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं ये बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने नोट्स से इसको तैयार कर लें, और इसके जस्ट बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो देंगे जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। तो आप इसके बाद उस वीडियो को ज़रूर लगाएँ। अभी जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी आपके सामने स्क्रीन पर तुरंत एक वीडियो लग जाएगी, आप वहीं से क्लिक करके इस पर पहुँच सकते हैं। फिर उसमें जितने भी आंसर हैं, क्वेश्चन हैं, ईमानदारी से आप देखें और लगाएं कि आपने कितने क्वेश्चन वहाँ से ठीक कर लिए। जो भी पॉइंट इसमें छूट सकते हैं
हालांकि हम कोशिश पूरी ये करेंगे कि कोई भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ा जाए, लेकिन जो भी पॉइंट अगर छूट जाता है बाई चांस तो वो सारे पॉइंट हम उस क्वेश्चन के अंदर कवर करा लेंगे, उस चीज़ को वहीं पे समझा देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार हैं वो कौन है, ध्यान रखें इनका, सलाहकार। तो जो सलाहकार हैं ये हैं VN राव, VN राव, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक, इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है, संविधान सभा के सदस्य नहीं है। ठीक, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें ये न्यायाधीश भी बने हैं, भारत के पहले न्यायाधीश हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है GV मावलंकर, इनके बारे में भी आप समझेंगे। GV मावलंकर, इनका क्या काम भाई, हमारी संविधान सभा जो है संविधान सभा के रूप में काम करती थी और उसके साथ साथ में विधायिका के रूप में भी काम करती थी। तो जब विधायिका के रूप में काम करती थी तब इसकी जो अध्यक्षता थी ये करते थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर, जैसे आप महात्मा गांधी की बात कर ली जाए तो जो महात्मा गांधी हैं क्या वो संविधान सभा में थे या नहीं थे, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। फिर पूरे संविधान की बात हो रही है, संविधान सभा की बात हो रही है, और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात ना की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा जरूरी है। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनको पहले बंगाल से चुना गया था, निर्वाचित हुए थे बंगाल से, लेकिन पाकिस्तान बंटवारे के बाद में जो हिस्सा, जिस जगह से भीमराव अंबेडकर चुने गए थे वो हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। इस वजह से इनका दोबारा चुनाव कराना पड़ा। उसके बाद ये बम्बई से चुने गए थे, उस समय बम्बई एक प्रांत हुआ करता था, तो इनको वहाँ से चुना गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे हम। अब संविधान, अगर संविधान की बात चल रही है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक, अंबेडकर, इसको ध्यान रखेंगे। और भी चीज़ें इसके अंदर हम फैक्ट पढ़ेंगे अभी। अंबेडकर, इनको संविधान का जनक कहा जाता है। इसका हम अब एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हमें ध्यान रखना है कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि संविधान के जनक कौन है, तब आप बताते हैं भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है। तो जो अपने हाथों से लिखने वाले हैं ये दो लोग हैं, दोनों के आप ध्यान रखेंगे। एक है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को लिखा है अंग्रेजी के अंदर। किस में लिखा है? अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में इटैलिक फॉन्ट में इन्होंने इसको लिखा है। आप फॉन्ट तो समझते होंगे, इटैलिक फॉन्ट में इसको लिखा गया है। ठीक, इटैलिक फॉन्ट, ये तो अंग्रेजी वाले हो गए। क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, तो बसंत कृष्ण वैद ने लिखा है। बसंत कृष्ण वैद, इन्होंने इसको हिंदी में लिखा था। ठीक, तो हिंदी में लिखने वाले कौन थे? बसंत कृष्ण वैद। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों लोग कोई संविधान सभा के मेंबर वगैरह नहीं है, ये केवल लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि संविधान अपना कितने समय में बना, तो जो टोटल अपने संविधान को बनने में समय लगा है ये लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक, पूछा जाए इसमें पैसा कितना लगा, टोटल खर्चा कितना आया, तब आप इसका खर्च बताएंगे 63,96,729 रुपये। तो ये लगभग 64 लाख करके आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, ये सारे रुपए लगे। क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है ये बनके तैयार हुआ, लेकिन लागू नहीं हुआ है। पूर्णतः जो लागू होगा, अभी हम बात करेंगे इसके अंदर कब कितना लागू हुआ। पूर्णतः लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। पूछ लिया जाए कि संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ था तो इस संविधान पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर करे थे, तो आप बताएंगे कि 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर करे थे और सबसे अंतिम जो हस्ताक्षर था वो करा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, तो 284 लोगों के हस्ताक्षर थे हमारे संविधान सभा पे नहीं, क्योंकि ये इन लोगों ने इसको हस्ताक्षर करे हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान की जो मोहर थी, मोहर के रूप में किसको इस्तेमाल करा गया था, तो मोहर थी हाथी की। ठीक, इसको भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह नहीं है, तो जो मोहर के रूप में काम करते थे वो एक हाथी की मोहर बनी हुई थी। हाथी हमारा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, इसको भी हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं संविधान सभा से लेकर। अब हम इसके बाद प्रस्तावना की बात करेंगे और प्रस्तावना के बाद सीधे अपने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आएंगी, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, सारी चीज़ें छोटी छोटी वीडियो में, अगर कोई भी चीज़ एक वीडियो में कवर नहीं होगी तब हम उसको 2-2 क्लासों में कवर करेंगे और उसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन वाली वीडियो वो ज़रूर आप करा करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर बिल्कुल आप हमारे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है, सपोर्ट आप ही लोग करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।